हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कैरियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। मैं हूं हर्ष गुप्ता और हम लोग यहां पे यूपीएससी के पॉलिटी के पीआईक्यूज हम लोग यहां पे सॉल्व कर रहे हैं। सो आज का हमारा वीडियो जो है राइट वो होगा 2017 के क्वेश्चंस पे। हमने अभी तक 2013, 2014, 2015 एंड 2016 हमने 4 साल के पीवाईक्यू हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं। हम लोग थीम देख चुके हैं और कैसे एक आपको एक लॉजिक या माइंड अप्लाई करना हमने यहाँ पे वो भी देख चुका है। आइए चलो स्टार्ट करते हुए 2017 फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ प्राइवेट मेंबर बिल इज प्रेजेंटेड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड। बात कर रहे हैं प्राइवेट मेंबर बिल की, प्रेजेंटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा, रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर बिल हैज बीन पास्ड in the Parliament of India for the first time in its history. ओके, सो आप देखने जाओ तो ये जो क्वेश्चन है वो बात कर रहा है प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में। ओके, सो सबसे पहले पे देखना है कि हु इज अ प्राइवेट मेंबर या प्राइवेट मेंबर हम किसको कहते हैं। तो प्राइवेट मेंबर याद रखना, प्राइवेट मेंबर मतलब एमपीज जो है ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। राइट, ऐसे एमपीज जो मतलब पार्लियामेंट के मेंबर है या सांसद है एंड वो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है या नॉट पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ओके, सो मतलब ऐसे सांसद जो मतलब पार्लियामेंट के हिस्से तो है लेकिन वो गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव के पार्ट नहीं है। ओके, तो उसको हम कहते हैं प्राइवेट मेंबर। तो यहां पे प्राइवेट मेंबर में आप देखने जाओ, सो एमपीज फ्रॉम रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी दोनों ही यहां पे आ जाएंगे। क्लियर, तो उसको हम क्या कहते हैं प्राइवेट मेंबर। ओके, तो यहां पे क्या लिखा है कि प्राइवेट मेंबर्स बिल इज प्रेजेंटेड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड। नहीं, इट इज ऑल्सो इलेक्टेड, है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तुम्हारा बाय डिफॉल्ट यहां पे हो जाएगा गलत। दूसरा, रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर बिल हैज बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट। अगर आप हिस्ट्री देखने जाओ, प्राइवेट मेंबर बिल टाइम टू टाइम पार्लियामेंट के अंदर आया है लेकिन इन द इनिशियल डेज ऑफ द इंडिपेंडेंस। ओके, देखने जाओ तो हिंदू मैरिज बिल 1956, ओके, सीआरपीसी बिल 1957, आईपीसी 1963, ये सर आपके प्राइवेट मेंबर बिल है। एंड याद रखना कि कहीं ना कहीं टिल नाउ 14 प्राइवेट मेंबर बिल हैज बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट सिंस इंडिपेंडेंस, मतलब टोटल। ओके, और जो लास्ट बिल जो है देखने जाओ तो 1970s के बाद से एक भी बिल नहीं आया ऑफ द प्राइवेट मेंबर। तो ये क्या बात कर रहा है रिसेंटली, राइट। तो वो चीज तो मतलब पॉसिबल ही नहीं ना, क्योंकि 1970 के बाद से आपका एक भी बिल पास नहीं हुआ है प्राइवेट मेंबर बिल इन द पार्लियामेंट। 2014 में ट्रांसजेंडर बिल आया था प्राइवेट मेंबर, जो राज्यसभा ने 45 ईयर्स बाद अप्रूव किया लेकिन वो पास ही नहीं हो पाया। क्लियर, तो यहां पे वो बात ही क्या कर रहा है, पास नहीं, तो पास हुआ ही नहीं है वो। ओके, और एक चीज याद रखना कि प्राइवेट मेंबर बिल जो है, राइट, एक एडिशनल फैक्ट। ओके, सो प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो एक सेशन में आप मैक्सिमम 3 टाइम्स ला सकते हो। 3 बार एक आप मतलब सेशन में एक बिल ला सकते हो प्राइवेट मेंबर बिल। ओके, सो दिस इज अ लिमिट कि इन वन पार्लियामेंट्री सेशन आप मैक्सिमम 3 टाइम्स प्राइवेट मेंबर बिल ला सकते हो। क्लियर, सो ये है रिगार्डिंग पार्लियामेंट। तो इस पे देखने जाओ तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत है। सो व्हाट विल बी द आंसर, इट्स डी, नाइदर 1 एंड 2, क्योंकि पूछा क्या गया है कौन सा करेक्ट है। ओके, क्लियर फ्रेंड्स, तो ये है रिगार्डिंग प्राइवेट मेंबर बिल। आप देखने जाओ 2015 में 16 में उन्होंने मनी बिल के बारे में पूछा था। सो बिल एक थीम जो है, मनी बिल हो गया, प्राइवेट मेंबर बिल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हो गया, फाइनेंस बिल हो गया, राइट। ये सारे बिल जो है वो ऑलवेज कहना कि एक थीम होता है जो यूपीएससी पूछता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
Okay. One of the implications of equality in this society is the absence of क्या? प्रिविलेजेस, रिस्ट्रेंट्स, कंपटीशन, आइडियोलॉजी. अब देखने जाओ इक्वालिटी जो है वो आपको मेंशन्ड इन द आर्टिकल 14 सबसे पहले. और आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ. ओके, इट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर द लॉ. इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब क्या है कि लॉ के सामने हर कोई इक्वल है. ओके, फिर यहाँ पे मतलब एमपी हो गया या प्राइम मिनिस्टर या बिजनेसमैन, टैक्स पेयर, नॉन टैक्स पेयर, लिटरेट, इलिटरेट, रीच, पुअर, ये कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा. मतलब क्या ना इसे, इट मीन्स एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, कि देयर विल बी नो प्रिविलेजेस. ओके, इसका एब्सेंस, तो उसको हम कहते हैं इक्वालिटी. तो पूछा क्या गया, वन ऑफ द इंप्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस. राइट, कि लॉ के सामने हर कोई इक्वल. और ये एक कंसेप्चुअल टॉपिक ऑफ आर्टिकल 14 जहां पे बात करता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ. राइट, कि यहाँ पे लॉ के सामने हर कोई इक्वल है भाई. ये लॉ हर किसी के लिए एप्लीकेबल होगा इक्वली. कि मतलब अगर सपोज किसी ने मतलब कोई भी क्राइम कमिट किया है तो ये क्राइम मतलब कि चाहे अमीर करे या गरीब क्राइम कमिट करे, राइट, कोई बिजनेसमैन कमिट करे या फिर मतलब कोई एक ठेले वाला कमिट करे, पनिशमेंट सबको सेम ही मिलेगी. या कोई भी रिलीजन का मतलब व्यक्ति क्यों ना करे. मतलब वहाँ पे कोई प्रिविलेजेस नहीं है कि इनको बाइफर्केट किया जाएगा, इनको कुछ अलग से, राइट, ये सब यहाँ पे नहीं होगा. ओके, तो ये वो चीज़ है. तो इसका आंसर सिंपल है. इसका आंसर क्या आएगा, प्रिविलेजेस, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस. क्लियर. चलिए नेक्स्ट. Which principle among the following was added to the DPSP by 42nd Amendment Act to the Constitution? कि देखने जाओ डीपीएसपी, आप देखने जाओ तो ये डीपीएसपी के क्वेश्चंस हर साल आ रहे हैं. 2013 में भी थे, 2014 में भी थे, 15 में भी थे. ओके, एंड डीपीएसपी जो है वो टाइम टू टाइम यहाँ पे अमेंडमेंट, उसमें कुछ चेंजेस मतलब कुछ आर्टिकल्स हमने यहाँ पे ऐड भी किए. ओके, तो ये एक फैक्चुअल टॉपिक है जहाँ पे उन्होंने ये पूछा है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने कौन कौन से यहाँ पे डीपीएसपी ऐड किए. तो अगर आप सबसे पहले ये देखने जाओ, सो इफ आई टॉक अबाउट 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ओके, तो यहाँ पे कौन कौन से आपके डीपीएसपी ऐड हुए. सबसे पहले देखने जाओ यहाँ पे आएगा आर्टिकल 39. ओके, जो बात करता है हेल्दी डेवलपमेंट, हेल्दी एनवायरमेंट, ऑफ चिल्ड्रन. क्लियर. फिर आपका आ रहा है आर्टिकल 39A. ओके, जो बात करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में. ओके, फिर यहाँ पे वो बात कर रहा है आर्टिकल 43A. ओके, जो बात करेगा यहाँ पे पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स. इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री. ओके, और लास्ट में आपका आएगा आर्टिकल 48A, जो बात करेगा प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट. ओके, सो आप देखने जाओ 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यहाँ पे हमने आर्टिकल 39, 39A, 43 एंड 48A हमने इतने सारे आर्टिकल्स ऐड किए थे इन द डीपीएसपी. सो अब देखिए क्वेश्चन को क्या पूछा है कि कौन सा हमने ऐड किया है फॉर दी राइट विथ 42nd अमेंडमेंट एक्ट. पहला क्या, इक्वल पे फॉर मैन एंड वर्क फॉर बोथ एंड मैन एंड वीमेन. नहीं.
ओके तो ये तो आएगा नहीं. पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, यस 43A. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी. तो बी इज द आंसर. क्लियर? सो इसका आंसर आएगा 43A. एंड वो कैसे हमने देखा? तो वो ये रहा इसका आपका, मतलब बोल सकते हो कि वर्कअप 39A, 43 एंड 48A. सो काइंडली मेक श्योर कि आप एक लिस्ट बना दो कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने कौन कौन से डीपीएसपी ऐड किए. और अगर मैं डीपीएसपी के बारे में बात करूँ ना, तो याद रखना कि डीपीएसपी जो है, ओके, इट इज डिवाइडेड इन बेसिकली 3 प्रिंसिपल्स: गांधीयन प्रिंसिपल, सोशलिस्ट प्रिंसिपल एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल. तो काइंडली मेक श्योर कि आप इसके नोट्स बना लो कि कौन कौन से डीपीएसपी गांधीयन प्रिंसिपल में आते हैं, कौन कौन से सोशलिस्ट प्रिंसिपल में आते हैं, और कौन कौन से लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में आते हैं. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम द अमेंडमेंट्स इन द राइट इन द डीपीएसपी, आप एक इसका भी एक लिस्ट बना देना, ताकि आपके लिए एक ईजी हो जाएगा कि सपोज भी आपको ये पूछे कि कौन सा डीपीएसपी गांधीयन प्रिंसिपल के ऊपर बेस है, तो वहां पे आप इसको इजीली एक मतलब कर सकते हो, फिगर आउट. ओके, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Which of the following statement is correct? राइट्स आर क्लेम्स, मतलब देखो यहाँ पे बात किया है कि राइट्स क्या होता है. ओके, सो देखो यहाँ पे पहला क्या लिखा है? राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन. अब देखो, इफ आई टॉक अबाउट फंडामेंटल राइट्स, सो कहना इसे राइट जो है, राइट वो यहाँ पे एक सिटीजन को दिया जाता है अगेंस्ट द स्टेट. क्लियर? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर रहा है कि सरकार को मतलब इतनी इतनी बाउंड्रीज तो क्रॉस नहीं करनी है ना. इसलिए आप देखो पहला यहाँ पे क्या लिखा है? राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन. स्टेट के लिए तो होगा नहीं, वो सिटीजन के लिए होगा, तो पहला तो आएगा नहीं. राइट्स आर प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. दे आर नॉट प्रिविलेजेस यार, राइट वो किसी को ऊपर किसी को कम नहीं रखता है, वो यहाँ पे हर किसी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहा है. ओके, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजंस अगेंस्ट द स्टेट, यस, है ना. और देखना जाओ, राइट्स आर प्रिविलेजेस ऑफ फ्यू सिटीजंस, ये बिल्कुल नहीं आएगा. ओके, क्योंकि आर्टिकल 14 इक्वालिटी. ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? सी. तो देखो ये एक बोल सकते हो फिलोसॉफिकल बेस्ड क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, कि राइट्स का मतलब क्या है राइट इन अ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो इसको आपको ऐसा देखना है, क्योंकि राइट्स जो है वो एक सिटीजन को दी जाती है अगेंस्ट द स्टेट, क्लेम्स ऑफ द स्टेट. स्टेट चाहे या मतलब गवर्नमेंट चाहे उनको जो लॉ बनाने हैं या जैसे गवर्नेंस करना है करे, लेकिन उनको ये जो एक बाउंड्री है या ये जो एक लिमिटेशन आपको वो क्रॉस तो नहीं करना है. क्लियर? चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, 16. The local self-government can be best explained in the exercise of federalism, democratic decentralization, administrative delegation and direct democracy. Local self-government, सबसे पहला 73rd and 74th Constitutional Amendment Act 1992. ओके, एंड आप देखना चाहो तो जहाँ पे हमने ये दो के थ्रू हमने पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज को एस्टेब्लिश किया था. ओके, सो कहना इसे कि हमारे वहाँ देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर. राइट, सो वी हैव अ डिवीजन ऑफ पावर, एंड डिवीजन ऑफ पावर में हम लोग क्या कर रहे हैं? सेंटर के पावर हमने अलग किए, स्टेट के पावर हमने अलग किए, और जब हमने पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज बनाया तो कहना इसे कि स्टेट के पावर्स को भी मैंने म्यूनसिपालिटीज एंड विलेज लेवल पे मैंने पंचायत एस्टेब्लिश करके किया. ओके, प्लस यहाँ पे आप देखने जाओ पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज के इलेक्शंस हो रहे. ऐसा भी नहीं है कि मतलब मेयर जो है या कॉरपोरेटर है या सरपंच जो है या ग्राम सभा के जो भी मेंबर्स है वो अपॉइंट किए जा रहे हैं, नहीं, उनका इलेक्शन हो रहा है. ओके, सो कहना इसे इट इज अ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. ओके, कि यहाँ पे हर किसी के पावर्स को हमने यहाँ पे डिवाइड ही कर दिया, ब्रेक कर दिया, कि डेमोक्रेसी को हम लोग लेके गए टिल द ग्रास रूट लेवल, विलेज लेवल, पंचायत तक. ओके, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है इट इज अ एग्जांपल ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे.
इसका आंसर आएगा बी। ओके चलो नेक्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूट्स लिमिटेशन। देखो फिर से क्वेश्चन आया डीपीएसपी के रिगार्डिंग, और यहां पे क्या पूछा गया है, लिमिटेशंस। तो अगर किसी ने डीपीएसपी पढ़ा है तो हम इतना ओपनली कह सकते हैं कि डीपीएसपी जो है इट इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर राइट नॉर अ प्रोहिबिशन ऑफ पावर। मतलब डीपीएसपी ना ही आपको कोई अधिकार दे रहा है या पावर का सोर्स बन रहा है, ना ही वो आपके पावर को छीन रहा है। एंड बेस्ड ऑन दिस हम लोग ये भी कह सकते हैं कि दैट्स व्हाई डीपीएसपी इज नॉट एनफोर्सिएबल या नॉन एनफोर्सिएबल इन नेचर। ओके सो यहां पे क्या पूछा गया, राइट कॉन्स्टिट्यूट्स लिमिटेशंस अपॉन लेजिस्लेटिव फंक्शन एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। नहीं, वो ना ही इनके ऊपर कोई लिमिटेशन रख रहा है, ना ही वो गवर्नमेंट के ऊपर कोई लिमिटेशंस लग रहा है। इसके आंसर क्या आएगा, डी, नाइदर वन और टू। क्लियर। तो जस्ट आपको सिर्फ ये एक चीज यहाँ पे याद रखने की, डीपीएसपी वो ना ही पावर का सोर्स है और ना ही किसी के पावर को यहाँ पे रोक लगाता है। ओके वो सिर्फ यहाँ पे ये बताएगा कि सरकार की वेलफेयर पॉलिसी कैसे चलनी चाहिए। ओके सो दैट्स हाउ इट गोज। चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन। ओके पहला क्या है, अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स दिस ड्यूटीज। ओके और दूसरा कि दे आर कोरिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज। अब देखने जाओ सबसे पहला कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स। हमको इतना पता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है दे आर नॉट नॉन एनफोर्सिएबल इन नेचर। ओके अब देखो व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूटीज एंड राइट्स, या फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो। देखो ये राइट ये जो रिलेशन वो गिव एंड टेक रिलेशन है। इट इज जस्ट लाइक दैट, इफ यू वांट रिस्पेक्ट देन गिव रिस्पेक्ट फर्स्ट। तो ये ऐसा ही है कि अगर मतलब हम लोग जैसे सरकार के पास से कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि बीइंग अ गवर्नमेंट को एक सिटीजन के लिए इतनी इतनी चीज़ें तो करनी ही चाहिए, या हमको इतने इतने अधिकार तो देने ही चाहिए इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ओके तो वैसे ये देश या ये सरकार भी एक नागरिक के पास कुछ एक्सपेक्टेशंस रखेगी कि बीइंग अ सिटीजन आप इतनी इतनी चीज़ें फुलफिल करोगे या इतनी इतनी आप अपनी ड्यूटी को फॉलो करोगे। तो जो चीज़ हम लोग गवर्नमेंट के पास एक्सपेक्ट करते हैं उसको हम कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स, एंड जो चीज़ सरकार हमारे पास से एक्सपेक्ट करेगी इन रिटर्न, ओके तो उसको हम कहेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। क्लियर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स दिस ड्यूटीज। नो, देयर इज नो लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ओके एंड देखने जाओ दे आर को रिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज। नहीं यार, अगर वो लीगल, अगर लेजिस्लेटिव प्रोसेस नहीं है तो कहां से ये लीगल ड्यूटीज आ जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। इसलिए देखने जाओ तो इसका आपका आंसर आता है डी, नाइदर वन और टू। कि अगर मैं इसको एनफोर्स ही नहीं कर सकता तो भाई मेरे पास यहाँ पे लीगल ड्यूटीज कहाँ से आ गई। ओके तो ये वो चीज़ है। सो लीगल ड्यूटीज अलग है एंड फंडामेंटल ड्यूटीज अलग है। क्लियर। चलो which of the following objectives is not embodied in the preamble of the constitution of India। इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो प्रियम्बल के अंदर नहीं एम्बोडिड किया गया है। ओके यहाँ पे क्या आ रहा है, लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। ओके सो इसका आंसर आएगा आपका बी, इकोनॉमिक लिबर्टी आपको नहीं दी गई है। वी हैव लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ, ये क्लियर कट मतलब वर्ड्स मेंशन इन द लिबर्टी, सॉरी इन द प्रियम्बल। ओके तो वहां पे आपका कभी भी मतलब इकोनॉमिक लिबर्टी मेंशन नहीं है। ओके दे आर टॉकिंग अबाउट लिबर्टी ऑफ
थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ। क्लियर? तो इसका आंसर आएगा बी। चलिए नेक्स्ट, डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इन टू एक्टिविटी। देखने जाओ आप, आपने एक चीज ऑब्जर्व की अभी तक वीडियो में या लेक्चर में कि 2017 में उन्हें फिलोसॉफिकल बेस या कंसेप्चुअल बेस क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, या कौन सी लिबर्टी प्रियम्बल में नहीं है, राइट, या लीगली एनफोर्सेबल है, या डीपीएसपी में क्या है। समझ आ रहा है? तो ये यहाँ पे मतलब बोल सकते हो कि 17 के अंदर उन्होंने कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे। ओके, चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है। डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट दैट कॉल्स इनटू एक्टिविटी। क्लियर? चलिए हम लोग यहाँ पे हर एक स्टेटमेंट को करते हैं एनालाइज कि क्या आंसर हो सकता। चलो मेरे को नहीं पता है कि इसका आंसर क्या है, बट हाउ कैन आई मेक इट आउट। पहला, द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन। डेमोक्रेसी मतलब एवरी पर्सन हैज अ राइट टू से एंड एक अपने आप को डेवलप करना, प्लस कहीं ना कहीं एंड हर किसी को एक इक्वल अधिकार देना वीमेन एंड मैन को। तो शायद चलो ये हो सकता है। ओके, इसको भी रखता है कि शायद ये हो सकता है। द मेथड फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, राइट, ये बात क्या कर रहा है एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट। ओके, तो दिस इज नॉट अ वर्च्यू ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज अ वर्च्यू ऑफ, मतलब बोल सके यहाँ पे मतलब अगर मेरे को एग्जीक्यूटिव को स्ट्रॉन्ग करना है या उसको मैं स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ तो मतलब ये हो सकता है कि इट इज वन काइंड ऑफ तानाशाही हो जाएगा फिर। ओके, तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। अ सुपीरियर इंडिविजुअल्स विद डायनामिज्म एंड विजन, कि एक इंडिविजुअल का एक डायनामिज्म, उसको मतलब डायनामिकली सोचना है, उसका एक लॉन्ग टर्म विजन, शायद चलो हो सकता है। एंड लास्ट, अ बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स, नहीं ये तो मतलब कतई नहीं हो सकता। तो अब देखना जहाँ पे मेरे पास बचा क्या, ए और सी। बट डोंट यू थिंक ए कहना कि ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है कि इक्वलिटी की बात कर रहा है, हर किसी को अधिकार दे रहा है अपने आप को डेवलप में करने का वो सब, जबकि यहाँ पे वो सिर्फ एक विजन के बारे में बात करता है। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ए। एंड देखने जाओ तो यहाँ पे वो बात कर रहा है सुपीरियर इंडिविजुअल, तो कहने से ये अगेन इक्वालिटी के अगेंस्ट जा रहा है। इट इज नॉट इक्वल कि जिसके पास पैसा है या जिसके पास प्रिविलेजेस है वो जाएगा आगे, जिसके पास नहीं है उसका क्या। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए। क्लियर? तो यहाँ पे आपको ये थॉट प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अगेन रिपीटेड, याद रखना 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका था। ओके, सो अब क्या बात कर रहा है, द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट, और क्या पूछा गया एडवांटेज। पहला, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली, नहीं, दिस इज अ फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम नॉट पार्लियामेंट्री। ओके, तो ये तो आएगा नहीं। इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर एफिशिएंट। पार्लियामेंट में क्या कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी होती है, क्योंकि अगर सपोज अभी तुम देखना चाहो कोलिशन गवर्नमेंट आ जाता है ना, कि मतलब दो से तीन मतलब पार्टियों ने बन के सरकार बनाई, तुम देख लो कि अभी की जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है एनडीए 3.0 या मोदी 3.0, डोंट यू थिंक इट्स अ कोलिशन गवर्नमेंट, राइट। तो मतलब अगर कोई पार्टी अपना सपोर्ट खींच ले तो क्या वो पार्टी अपनी पॉलिसी कंटिन्यू कर सकती है, नहीं, बट वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं। द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, यस, हमने ये देखा था, राइट, दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा एंड पार्लियामेंट। ओके, एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड विदाउट द इलेक्शन। हमको पता है कि पीएम कैन बी अपॉइंटेड, तो जरूरी नहीं है कि इलेक्शन को करवाना जरूरी है, तो ये स्टेटमेंट भी नहीं आएगा, तो आंसर आएगा सी। ओके, तो देखो ये बहुत एक इजी क्वेश्चन था, बट एक कंसेप्ट, वंस अगेन कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन एंड फिलोसॉफिकल बेस्ड क्वेश्चन। ओके, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
47. In the context of India, which of the following is the correct relationship between rights and duties? क्या पूछ रहा है? Correct relationship between rights and duties. ओके, तो मैंने आपको कहा था कि राइट्स एंड ड्यूटीज मतलब यहाँ पे गिव एंड टेक वाला है. ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कोई भी एक चीज मिलेगा, नहीं. इफ यू वांट राइट्स देन आपको आपकी ड्यूटी भी फुलफिल करनी होगी. तो कहने से दिया कहना कि क्लोजली रिलेटेड टू वन अनदर. तो यस, आप देखिए पहला ही ऑप्शन है, राइट्स आर को रिलेटिव विद द ड्यूटीज. पढ़ के यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा. एंड देखने जाओ तो 2017 में ही जो पीछे के क्वेश्चन का जो कंसेप्ट था वही चीज यहाँ पे रिपीट हुई है वंस अगेन. क्लियर? तो इसका आंसर आएगा ए. (48) बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन इन द प्रीएम्बल. क्योंकि आप देखने जाओ हम लोग कहते हैं प्रीएम्बल को हम लोग फिलोसॉफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं. ओके कि मतलब जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स जो थे, बाबा साहेब आम्बेडकर हो गए या मतलब XYZ कोई भी और, उन सब का जो थिंकिंग जो था, थॉट प्रोसेस, वो हमको प्रीएम्बल में देखने को मिलता है. एंड इसलिए इसको कहते हैं कि माइंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल को. ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था ये. चलिए, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस कंट्रोल. पार्लियामेंट है, एक्सरसाइजेस कंट्रोल है ओवर द फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू. कि एक पार्लियामेंट को हमने अभी देखा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो उसमें हमने क्या लिखा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर या लोकसभा या फिर टू द पार्लियामेंट. ओके, सो अब यहाँ पे बात ये आती है कि लोकसभा या पार्लियामेंट जो है वो इनके ऊपर कैसे अपना कंट्रोल या वॉच रख सकता है या चेक एंड बैलेंस रख सकता है. ओके, तो पहला क्या है, एडजमेंट मोशन. यस, व्हाट डू यू मीन बाय एडजमेंट मोशन? एडजमेंट मोशन का मतलब यहाँ पे ये होगा कि अगर सपोज कोई मतलब पार्लियामेंट में डिबेट चल रही है बट उस बीच अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाता है इंडिया में या कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा चल रहा है, तो एडजमेंट मोशन ला के मैं हाउस का अटेंशन वो मुद्दे पे ड्रॉ कर सकता हूँ कि भाई आप पहले ये मुद्दे को साइड पे रखिए और देखो अभी एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है, आप इस पे फोकस करिए. ओके, तो उसको मैं क्या कहूँगा, एडजमेंट मोशन. तो यस, कहना इसे एडजमेंट मोशन पे भी मैं मतलब अगर गवर्नमेंट का ध्यान कोई इंपॉर्टेंट मुद्दे पे नहीं है तो उनका ध्यान मैं पे खींच सकता हूँ बाय ब्रिंगिंग दैट एडजमेंट मोशन. तो यस, ये तो आएगा. क्वेश्चन आवर, नाम से चले जाओ क्वेश्चन आवर कि मतलब सवाल जवाब पूछना है ना. एंड क्वेश्चन आवर में देखने जाओ तो यहाँ पे आपके दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, स्टैड क्वेश्चन एंड अनस्टैड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे ये आएगा कि आपको पहले वो क्वेश्चन सबमिट कर देना है एंड जब भी आप ये क्वेश्चन पूछोगे इन दी हाउस तो वो रिस्पेक्टिव पर्सन को या मिनिस्टर को खड़े होके राइट ओरल आपको रिप्लाई देना है. ओके, तो क्वेश्चन आवर मतलब यस कि बता भाई तुमने क्या काम किया, या फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जिसको हम कहेंगे अनस्टार्ड क्वेश्चन. ओके, तो यस यहाँ पे तीनों तीन आते हैं. इसका आंसर क्या आएगा, डी 1, 2 एंड 3. बेसिकली ये जो सारे डिवाइसेस है इट इज यूज टू कीप चेक्स एंड बैलेंसेस ऑन दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या ऑन दी एग्जीक्यूटिव. क्लियर? तो ये ऐसे जाएगा. चलिए नेक्स्ट. फॉर इलेक्शन ऑफ द लोकसभा अ नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाय. ओके, कि कौन मतलब अपना पर्चा भर सकता है फॉर द इलेक्शन या उम्मीदवारी जो है जो दावेदारी उसको मतलब रजिस्टर कर सकता है. देखिए पहला क्या है, एनीवन रिसाइडिंग इन इंडिया. यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया है, रिसाइडिंग. वो भी कोई भी मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इंडिया में रह रहा है. डोंट यू थिंक कि मतलब यहाँ पे तो मतलब फॉरेनर भी आ जाएंगे. सपोज अगर कोई फॉरेनर है मतलब वो यहाँ की MNC में काम करता है तो क्या मतलब कल उठ के मतलब वो भी जाके अपना नाम कर देगा रजिस्टर फॉर द लोकसभा, नहीं. तो ये तो आएगा नहीं. अ रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम विच द इलेक्शन इज टू बी कंटेस्टेड. ओके, देखो फिर से यहाँ पे यूज किया गया रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी. जरूरी नहीं है कि आपको वही कॉन्स्टिट्यूएंसी बिलोंग करना है. ओके, कि फॉर इंस्टेंस अगर मैं रहता हूँ इन द सिटी ऑफ अहमदाबाद तो मैं अहमदाबाद से ही अपना पर्चा भर सकता हूँ, वो ज़रूरी नहीं है. मैं अपना पर्चा कहीं से भी भर सकता हूँ, राइट, स्पेशली फ्रॉम ऑल ओवर गुजरात. तो ये तो नहीं आएगा.
एनी सिटीजन, देखो अब फिर से यहाँ पे क्या आ गया, सिटीजन, यस, यहाँ पे क्या था, रेसिडेंट था, अब क्या आ गया, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया whose name appears in the electoral roll of a constituency, yes, कि अगर मैं इंडिया का नागरिक हूं और अगर मेरा नाम इलेक्टोरल रोल में आ रहा है कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, तो यस आई कैन फाइल माई नॉमिनेशन। देखो लास्ट में क्या है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। अब बात क्या कर रहे हैं, एनी सिटीजन, डोंट यू थिंक यहाँ पे प्रिजनर्स भी आ जाता है? एंड हमको पता ही है कि मतलब ऐसे जो भी प्रिजनर्स है, क्रिमिनल्स है, जो मतलब जिसके जो जेल के अंदर है, दे कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन। तो यहाँ पर तो ये तो आएगा ही नहीं, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। या फिर ऐसे व्यक्ति जो लीगली साउंड माइंड के नहीं है, हाँ, मतलब वो पागल है, मतलब दो, मतलब वो पागल है या साउंड माइंड के नहीं है, अनहेल्दी माइंड के है, ओके, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मतलब भारत के नागरिक नहीं है, भारत के नागरिक है बट वो अनसाउंड माइंड के, तो वो भी अपना पर्चा नहीं भर सकते। तो इसलिए यहाँ पे एनी सिटीजन नहीं आता, इसका आंसर क्या आएगा, सी, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्लियर? तो इसका आंसर आएगा सी। चलिए नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रेफर्स टू, देखो डायरकी बहुत सिंपल है, ये आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का टॉपिक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ओके, जहां पर डायरकी आया था। डायरकी का मतलब ये होगा कि देयर इज अ टू सेट्स ऑफ सब्जेक्ट्स, ओके, मतलब जितने भी मतलब सरकार के कामगिरी है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक आता है रिजर्व्ड लिस्ट और दूसरा आता है ट्रांसफर्ड लिस्ट। रिजर्व्ड लिस्ट में यहाँ पे ये होगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर्स है या सब्जेक्ट्स है उन सबको यहाँ पे रखा था इन द रिजर्व्ड लिस्ट, एंड एज पर 1919 ये रिजर्व्ड लिस्ट पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जो था, राइट, वो लेजिस्लेट कर सकता था। और ट्रांसफर्ड लिस्ट में मतलब आपके जो पैटी सब्जेक्ट्स है, ओके, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। बट डायर की मतलब क्या, टू सेट्स ऑफ सब्जेक्ट। एंड देखने जाओ व्हाट डू मीन पे, देखो ऐसे आपका कंसेप्ट आएगा बाई कैमरालिज्म। एंड बाई कैमरालिज्म का मतलब क्या है, बाई मतलब दो, तो मतलब टू सेट्स ऑफ हाउस, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, राज्यसभा एंड लोकसभा, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाई कैमरालिज्म। तो डायरकी का मतलब क्या है, टू सेट्स ऑफ सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखने जाओ तो इसका क्या है, ऑप्शन डी, डिविजन ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इन द टू कैटेगरीज, डिविजन किया प्रोविंसेस एंड इन द टू कैटेगरीज, तो वही हो गया रिजर्व लिस्ट एंड ट्रांसफर्ड लिस्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In the election for Lok Sabha or State Assembly, the winning candidate must at least, election है, लोक सभा है, winning candidate must at least get 50% of the votes to be declared elected. Or next, according to the provisions laid down in the Constitution of India, in the Lok Sabha, पहले क्या बोला है, laid down in the Constitution. Sorry. Okay, the speaker post goes to the majority party and deputy speakers to the opposition. पहली चीज अगर देखने जाओ, if I talk about this first statement, हमारे वहाँ for लोक सभा elections we have a system called first past the post system. और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में यहाँ पे ये है कि सपोज अगर देखने जाओ कि इलेक्शंस हुए थे उसमें मतलब ए बी सी, मतलब तीन उम्मीदवार थे किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। सपोज अब देखने जाओ कि ए को मिले 30% वोट्स, क्लियर, बी को मिले 40% वोट्स, क्लियर, सी को मिले बोल सकते हो कि 20% वोट, एंड यहां पे बोल सकते हो कि नोट है, ओके, और उसको मिला यहां पे बोल सकते हो कि 10% वोट। सो देखने जाओ किसी के पास मतलब 50% वोट्स तो नहीं है, लेकिन यहां पे हाईएस्ट वोट किसको मिले,
बी को। तो यहाँ पे इलेक्शन जो है वो बी गॉट इलेक्टेड। इसको कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। मतलब जिसको मेजोरिटी वोट्स मिलेंगे, हाईएस्ट वोट, वो यहाँ पे जीत जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एटलीस्ट 50% है, नहीं, क्योंकि ये जो 50% वाला जो रूल है ना, वो हमको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में देखने को मिलता है। नॉट इन लोकसभा इलेक्शन। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है। और दूसरा यहाँ पे ये बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा हमने कहा है कि स्पीकर आएगा फ्रॉम द रूलिंग पार्टी एंड डेप्यूटी स्पीकर आएगा फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी। एक चीज याद रखना कि टिल 10th लोकसभा एक कन्वेंशन था कि स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ये दोनों आते थे फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। लेकिन फ्रॉम द 11th लोकसभा हम लोग एक कंसेंसस पे आए। कंसेंसस मतलब कि सबकी आपकी सबकी मतलब सहमति, यहाँ पे पर्सनल सहमति, कि हाँ हम लोग यहाँ पे हम लोग अग्री करते हैं इस चीज पे, उसको हम क्या कहेंगे, कंसेंसस। ओके, कि स्पीकर जो है वो आएगा फ्रॉम द रूलिंग पार्टी एंड जो डेप्यूटी स्पीकर जो है वो आएगा फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी। बट ये कंसेंसस है, संविधान के अंदर कहीं पे मेंशन नहीं है ये। जबकि यहाँ पे क्या बोला गया है कि इट इज मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो नहीं, इट इज नॉट मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो आंसर क्या आएगा, डी, नाइदर 1 or 2। क्लियर? ओके, तो ये है इसका एनालिसिस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड, वो कौन सा राइट है हमारा इंडिया के अंदर? राइट, तो पहली चीज की वो फंडामेंटल राइट तो नहीं है। ओके, ना ही वो आपका नेचुरल राइट है और ना ही वो आपका लीगल राइट है, इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल। कोई मेरे को बोल सकता है फटाफट कमेंट करके कौन सा आर्टिकल है वो, बताओ। ओके, तो इसका आएगा आर्टिकल 326। देखो आर्टिकल 326 जो है इट टॉक्स अबाउट यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। ओके, बट वो यहाँ पे बोल सकते हो कि राइट टू बी इलेक्टेड उसके बारे में बात नहीं कर रहा है, बट स्टिल वो यहाँ पे वोटिंग राइट्स के बारे में बात करता है, जो आपका आर्टिकल 326 में जो आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनता है। तो इसका आंसर आएगा सी। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 देखो ये यहाँ पे इन्होंने पूछा कि कौन सा करेक्ट है, और यहाँ पे पूछा है रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई। तो कहना है इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इलेक्शन ऑलवेज कहना कि न्यूज़ में रहेगा। अभी ये अगर देखने जाओ तो 2024 के अंदर ही हमारा लोकसभा के इलेक्शंस हुए, तो यस, तो ये अपकमिंग एग्जाम के लिए भी इलेक्शन कमीशन बिकम्स इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब पहला क्या पूछा गया है, तो देखने जाओ तो यहाँ पे देखने जाओ तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कौन सा, आर्टिकल 324 to 327, इट डील्स विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सॉरी 329। ओके, इट डील्स विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड क्या बोला कि इट इज अ 5 member बॉडी, नहीं, इट इज अ 3 member बॉडी। और ये जो 3 member है उसका डिवीजन ऐसे होगा, 1 विल बी चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 विल बी अदर इलेक्शन कमिश्नर। तो इट इज अ 3 member बॉडी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत। ओके, तो यहाँ पे देखो मेरा ऑप्शन ए तो निकल गया। ओके, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शंस एंड बाई इलेक्शन। अगर मैंने ये बॉडी बनाई है इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए, तो मैं क्यों एक होम मिनिस्टर को बोलूंगा कि भाई आप बताओ कि कब इलेक्शन करवाना है? तो वैसा काम ही क्या हुआ? ओके, पर्पस ऑफ मतलब इसको हमने बनाया है क्यों फिर? तो यहाँ पर डोंट यू थिंक ये मतलब पर्पस को मतलब कर दे रहा है नलीफाई, राइट? तो ये तो होम मिनिस्टर तो आएगा नहीं, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करेगा कि कब इलेक्शन करवाना है और क्या शेड्यूल रहेगा वो। ओके, सो देखो अगर मैं 2 को भी निकाल देता हूँ तो यस, स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा आंसर आ गया डी, 3 ओनली। यस, इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू स्प्लिट्स और मर्ज ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। उसके अलावा देखने जाओ, इट ऑल्सो इश्यूज एमसीसी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ओके, फिर कहना कि तुम देखोगे यहाँ पे तो ये एक लिमिट सेट करता है,
ऑन दी बोल सकते हो कि कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर के बारे में, कि एक कैंडिडेट कितना खर्चा कर सकता है मैक्सिमम एक इलेक्शन के टाइम पे। ओके, ये इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करता है। तो देखना तो अपार्ट फ्रॉम दिस ये सारे भी उसके काम है या फंक्शंस है। ओके, सो ये चीज है। और एक चीज याद रखना, ऑन एवरी ईयर 25th Jan वी सेलिब्रेट इलेक्शन कमीशन ईयर, ये इलेक्शन कमीशन डे। ओके, तो ये थोड़ा एक फैक्चुअल डिटेल है। इसका आंसर क्या आएगा? डी। चलिए नेक्स्ट। इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू इंप्लाइज, अब बात कर रहे हैं जुडिशियल रिव्यू की। तो सबसे पहला जुडिशियल रिव्यू जो है वो आता है आपका आर्टिकल 13। ओके, एंड जुडिशियल रिव्यू के बारे में मतलब क्या है कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट या हायर जुडिशरी वो अपने जजमेंट्स को भी रिव्यू कर सकती है या कोई भी गवर्नमेंट एक्ट को रिव्यू कर सकती है। बट कोई भी गवर्नमेंट एक्ट को रिव्यू करने का मेन पर्पस क्या है कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो बेसिक स्ट्रक्चर को अपहोल्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बस उतना ही चेक करना है। तो यहाँ पे रिव्यू ये किया जाता है, क्या फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है या नहीं, उसको क्या कहेंगे? जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट। ओके, सो देखने जाओ तो इसका मतलब क्या होगा? द पावर ऑफ द जुडिशरी टू क्वेश्चन द विजडम ऑफ द लॉज एनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर। ओके, या फिर द पावर ऑफ द जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो यस, इसका पहला स्टेटमेंट पढ़ के मेरा आंसर आ जा रहा है, क्योंकि प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ एंड द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मैं सिर्फ यहाँ पे यही चेक करूंगा, बाकी सब यहाँ पे विजडम नहीं देख रहे कि आपका मतलब आपके पास वो सफिशिएंट इंटेलिजेंस था या नहीं था लॉ बनाने के पीछे, राइट। या फिर टू रिव्यू ऑल लेजिस्लेटिव एनेक्समेंट, नहीं, सिर्फ वही जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा। क्लियर? इसका आंसर क्या आएगा? ए। क्लियर? चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरली, नॉट पूछा नेसेसरली, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट। ओके, एंड प्रोक्लेमेशन मतलब क्या? अप्रूवल, कि अगर प्रेसिडेंट रूल को मैं इंपोज करता हूं तो इसमें से कौन सी चीजें, मतलब जरूरी नहीं है कि वो होगी ही होगी। ओके, तो देखो पहला यहां पे क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। नहीं, जब भी प्रेसिडेंट रूल इंपोज होगा, ओके, तो जो एग्जीक्यूटिव जो है headed by the council of ministers, that will get dissolved। ओके, लेकिन जो लेजिस्लेचर है जरूरी नहीं है कि वो डिसॉल्व हो, वो डिसॉल्व तभी होगा जब पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिलेगा, तो वरना तब तक के लिए वो सिर्फ सस्पेंड होता है, वो डिसॉल्व नहीं होता है, इट जस्ट गेट सस्पेंडेड। ओके, तो ये तो आएगा नहीं। रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट, यस, सीएम को निकाल ही देते। डिसोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज, नहीं, ये भी नहीं आएगा। तो आंसर क्या आएगा? बी, 1 and 3 ओनली। देखो सिंपल, अगर आप ये 2 को हटा दे तो ये तो मतलब जरूरी होगा ही होगा 2। तो अगर 2 आता तो ये सब ऑटोमेटिकली निकल जाता है जहां जहां पर 2 है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एलिमिनेशन, आंसर आ गया बी। क्लियर? चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following are envisaged by the right against exploitation? तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन तो सिंपल है, आर्टिकल 23 एंड 24 जो है इट टॉक्स अबाउट द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 इट टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ह्यूमन लेबर, तो ये 23 है। अबॉलिशन ऑफ अनटचबिलिटी आपका आर्टिकल 17 है, राइट। सो इट्स अगेन इक्वालिटी, वो इसके अंदर नहीं आता है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, तो ये 29 के अंदर आएगा। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट, एंड प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, तो यस, ये 24। तो आंसर क्या है? 1 and 4। सिंपल, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन है ये। क्लियर? तो आंसर आएगा सी, 1 and 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which of the following statement choose that one brings out of the principles underlying in the cabinet form of government? यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि कौन सा प्रिंसिपल है जो बात करता है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का. तो व्हाट डू यू मीन बाय कैबिनेट? देखो, सबसे पहले अगर आप देखने जाओ, हमको पता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, मतलब पूरा का पूरा गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव, उसके अंदर पीएम भी आ जाता है. क्लियर? एंड जनरली ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो 70 to 80 के करीब होता है स्ट्रेंथ इनका. तो सपोज टोटल गवर्नमेंट में 80 मिनिस्टर्स है पूरा एग्जीक्यूटिव मिला के, बट सपोज अभी गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है. अब गवर्नमेंट को डिसीजन लेने के लिए हर बार ये 80 लोगों की मीटिंग बुलाना पॉसिबल तो नहीं है ना. तो गवर्नमेंट क्या करती है कि ये जो 80 मिनिस्टर्स है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स, मतलब ऐसे मिनिस्टर्स जो मतलब डिफेंस मिनिस्टर है या होम मिनिस्टर है या फाइनेंस मिनिस्टर है, राइट, ऐसे जो कुछ मिनिस्टर्स है उनका एक छोटा सा ग्रुप बनाती है इसके अंदर से, जिसको हम कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर. ओके, सो कैबिनेट मिनिस्टर आर पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बट दे आर द इमीडिएट ग्रुप, या ऐसे मिनिस्टर्स जो एक इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं. और कैबिनेट बनाने का मेन पर्पस ये था कि जितने भी डिसीजंस है ऑफ द गवर्नमेंट वो कैबिनेट लेती है इन दैट कैबिनेट मीटिंग, जहाँ पे सारे मिनिस्टर्स नहीं होंगे प्रेजेंट, सिर्फ कुछ कैबिनेट मंत्री ही वहाँ पे प्रेजेंट होंगे. ओके, और बाद में ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स अगर बाद में उनको डिसीजन लिया या अगर वो कोई फैसले पे आ जाते हैं, उसके बाद ये जो डिसीजन है वो ये सारे मिनिस्टर्स के ऊपर इंप्लीमेंट होगा. ओके, सो कैन आई से टॉक्स अबाउट द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. जहाँ पे मतलब आप देखने जाओ कि यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते भाई मैं तो ये मीटिंग में नहीं था या मैं आया ही नहीं था तो मैं क्यों तुम्हारे ऑर्डर्स मानूं. नहीं, यहाँ पे जो डिसीजन लेगी कैबिनेट वो सबके ऊपर बाइंडिंग है एंड सबको उसको फॉलो करना रहेगा. तो इट टॉक्स अबाउट द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड देखने जाओ यहाँ पे आपका आंसर सी आता है, अ मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी फॉर एंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल. ओके, तो ये इसका थॉट ये है. क्लियर? और ये जो कैबिनेट सिस्टम है उसको हमने बोरो किया था फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. क्लियर? चलिए बढ़ते आगे. लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म. क्लियर? तो उसका मतलब क्या कि कौन सा फीचर नहीं होगा. पहला, इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया. यस, ये तो फीचर है. ओके, तो ये तो नहीं है कि पूछा क्या गया है नॉट. पावर्स हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. ओके, तीसरा, फेडरेटिंग. तो यस, देखो डिवीजन ऑफ पावर सेंटर एंड स्टेट, तो ये भी फीचर है. द फेडरेटिंग यूनिट्स हैव बीन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशंस इन द राज्यसभा. राज्यसभा के अंदर मतलब उनका रिप्रेजेंटेशन भी होगा बेस्ड ऑन दियर पॉपुलेशन. तो यस, ये भी है. इट इज द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट बिटवीन अमॉन्ग द फेडरेशन ऑफ स्टेट. नहीं, ये नहीं है. तो यहाँ पे आप देखने जाओ तो आपका आंसर जो है वो यहाँ पे आएगा डी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया है, अग्रीमेंट. एंड हमको पता है एज पर आर्टिकल 1 वो क्या बात करता है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, राइट. देयर इज नो अग्रीमेंट. फेडरेशन का मतलब क्या होता है, अग्रीमेंट. जैसे मतलब यूएस के अंदर एक फेडरेशन है जबकि इंडिया एक यूनियन है, मतलब यहाँ पे कोई अग्रीमेंट नहीं है. ओके, तो ये एक फीचर नहीं है. ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी. समझ आया, एज पर आर्टिकल 1. क्लियर? सो देखने जाओ तो ये थे आपके 2017 के सारे PYQs. एंड अभी तक मतलब यूपीएससी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर ही आए हैं. क्लियर? सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. एंड फॉर मोर वीडियो लाइक दिस गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.